तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो हमेशा की तरह आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रेडिशन टॉय आर्ट फॉर्म कन्यापुत्री बिलोंग्स टू विच स्टेट? पारंपरिक टॉय आर्ट फॉर्म कन्यापुत्री किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, आसाम, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विच टीम वोन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मुंबई। तो आपको जानना चाहिए, मुंबई जो कि 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं, इसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट जीता है। आपको बता दें, मुंबई के कैप्टन रहे अजिंक्य रहाणे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराया है। ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मैच खेला गया। आपको जानना चाहिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसको BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी रणजी ट्रॉफी की टीम्स होती हैं उन्हीं के बीच में, और तमिलनाडु की टीम इसमें सबसे ज़्यादा सफल टीम है। इस टूर्नामेंट में 3 बार तमिलनाडु ये ट्रॉफी जीत चुकी है। Who will be the chief guest at the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन नेक्स्ट ईयर इन इंदौर मध्य प्रदेश? इंदौर मध्य प्रदेश में अगले साल 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, मोहम्मद इरफान अली। आपको जानना चाहिए, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि होने वाले हैं। आपको बता दें, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 8 से 10 जनवरी के बीच 2023 में यानी कि अगले साल इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जेनेटा मैस्करेनस ये गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 8 जनवरी को होगा। आपको यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानना चाहिए कि ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी है उनसे जुड़ने के लिए, उनसे रिकनेक्ट होने का ये एक प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें, 9 जनवरी ही दिन क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। पहला प्रवासी भारतीय दिवस साल 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था। Reliance Industries appointed K.V. Kamath as independent director of the company for a period of 5 years. Mr. Kamath is currently the chairman of which agency? Reliance Industries ने K.V. Kamath को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। श्री कामत वर्तमान में किस एजेंसी के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, NABFID। चलिए जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कुंदापुर वमन कामत, तो ये इनकी फुल फॉर्म है नाम की, K.V. कामत जी की। इन्हें अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना है अगले 5 साल के लिए। आपको बता दें, साथ ही इन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो अपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है। आपको बता दें, जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है RSIL, इसको अब रीनेम किया जाएगा और इसका नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम बात करें K.V. कामत जी के बारे में, तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID के चेयरमैन हैं। अच्छा, अगर इनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, आपको जानना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसके चीफ रह चुके हैं। साथ ही इन्फोसिस लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं और ICICI बैंक के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO भी ये रह चुके हैं।
Who inaugurated the Atal Setu viaduct connecting West Bengal and Sikkim at Rangpo on National Highway 10? राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रैंगपो में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाले अटल सेतु पुल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये सिक्किम के दौरे पर रही और इन्होंने यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं सिक्किम में, कुछ की आधारशिला रखी है और कुछ को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अटल सेतु वायडक्ट है जो कि नेशनल हाईवे 10 पर रैंगपो में वेस्ट बंगाल को सिक्किम से कनेक्ट करता है। 2 लेन चिसोपानी ट्रैफिक टनल, इसको ईस्ट सिक्किम में इनोग्रेट किया है। गंसुलामा गर्ल्स हॉस्टल रवांगला, ये साउथ सिक्किम में है, इसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इनोग्रेट किया गया है। आधारशिला रखी इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कामदोंग ईस्ट सिक्किम में। साथ ही इन्होंने कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है, इसको इनोग्रेट किया है। ये हम MCQ फॉर्मेट में भी देख चुके हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत मिजोरम के आइजोल डिस्ट्रिक्ट में एबॉक क्लस्टर ये भी बना है और ये फर्स्ट क्लस्टर बना है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत तैयार किया गया है। आपको बता दें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है रूरल एरियाज में वे सभी सुविधाएं, वे सभी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना जो कि एक अर्बन एरियाज में दी जाती हैं। Who has been appointed the new president of International Hockey Federation? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मोहम्मद तैयब इकरम। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO हैं ये मोहम्मद तैयब इकरम, मकाऊ से हैं। इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए और ये भारत के नरेंद्र बत्रा को रिप्लेस कर रहे हैं। आपको बता दें इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था लेकिन ये मकाऊ के सिटीजन हैं। इन्होंने मार्क कोड्रन जो कि बेल्जियम के हैं इनको हराया है। बाकी आपको FIH के बारे में जानना चाहिए। CEO थियरी वेल है, हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। हाल ही में हमने ये भी देखा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कल्याण चौबे। A seminar on illegal, unreported and unregulated fishing under the aegis of Indian Ocean Rim Association was conducted by the Indian Navy in which state? भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तत्वावधान में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गोवा। तो आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी द्वारा गोवा में एक सेमिनार आयोजित की गई है जो कि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग से संबंधित है और किसके तत्वावधान में? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA के तत्वावधान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि IORA में 23 मेंबर स्टेट्स हैं तो इनमें से 14 यहाँ पर मौजूद रहे इस सेमिनार में। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट ओशन है, इंडियन ओशन रीजन, और ग्लोबल पॉपुलेशन का 35% जो है इस पर टिका हुआ है। और अगर हम बात करें इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और 25th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटेरिएट है ये एबेन मॉरिशस में है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च द बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी माइंस? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कितनी खदानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान नीलामी का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 141। तो देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने इंडिया की बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन जिसमें कि 141 माइंस रही, इसको इनोग्रेट किया है 11 स्टेट्स में। इनकी जो पीक रेट कैपेसिटी है इन माइंस की ये 305 मिलियन टन की है। आपको बता दें कि सबसे पहले फर्स्ट एवर ट्रांच मतलब होता है किसी एक समूह का एक पार्ट है ना, तो जो पूरा टारगेट है उसका एक पार्ट, उसका मतलब ट्रांच। तो फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन ये जून 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो भारत में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ कोल
एक्सपेक्ट कर रही है कि 900 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन इस साल करेंगे। यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं। बात हो रही है निर्मला सीतारमण की, तो इनसे संबंधित एक और करंट अफेयर जान लीजिए। अक्टूबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड काकीनाडा कैंपस आंध्र प्रदेश को इनोग्रेट किया था। कहाँ पर इनोग्रेट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को? काकीनाडा कैंपस आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें, अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT की, तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मेन कैंपस न्यू दिल्ली में है और नए कैंपसेस इसके कोलकाता में है और एक यही है काकीनाडा। विच कंट्रीज अपेक्स कोर्ट हैज बैंड 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों के 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया। तो आपको जानना चाहिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने 2 फिंगर टेस्ट या फिर प्री वेजिनम टेस्ट जो कि रेप सर्वाइवर्स पर किए जाते हैं, इसको बैन कर दिया है और ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। तो किसने ये निर्णय दिया है? ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये निर्णय दिया है। साथ ही इस तरह की प्रैक्टिस को कंडेम करते हुए कहा कि ये रिग्रेसिव और इन्वेजिव है। आपको बता दें, 2 फिंगर टेस्ट ये जो रेप सर्वाइवर होती हैं उन पर किया जाता है और जो ऐसा मानते हैं कि ये टेस्ट जब करते हैं तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो रेप सर्वाइवर है वो जो शारीरिक जो एक्टिविटी है उसकी आदी है या नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की आदी है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई कड़े शब्दों में ये भी कहा है कि ये धारणा गलत है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला के साथ रेप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए 2 फिंगर टेस्ट का कोई भी ये एक अवैज्ञानिक टेस्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर ये क्यों आया है फैसला? क्योंकि झारखंड से संबंधित एक मामला है। झारखंड हाई कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार राय, पांडव राय, इसको बरी कर दिया था रेप एंड मर्डर केस में। तो इसके खिलाफ अपील की झारखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे पलट दिया है और इसे शैलेंद्र कुमार को इसका गिल्टी ठहराया है और वापस उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इसने क्या किया था? रेप किया था और उसके बाद एक टीनेजर को मार भी दिया था। आपको बता दें, मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 फिंगर टेस्ट को रेप विक्टिम्स पर जो किया जाता है इसको बैन कर दिया था और कहा था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। आपको बता दें, ये टेस्ट इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में भी बैंड है। Which ministry has notified India Infrastructure Project Development Fund scheme on 3 नवंबर 2022? किस मंत्रालय ने 3 नवंबर 2022 को माफ़ कीजिएगा, किस मंत्रालय ने 3 नवंबर 2022 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम को अधिसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जानिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्कीम को नोटिफाई किया है 3 नवंबर को, जिसका नाम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, IIPDF। नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि इस तरह से IIPDF पूछ ले जाए और पूछ ले जाए कि इसमें P का मतलब क्या है या फिर I का मतलब क्या है, ऐसे। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मकसद ये रहेगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट्स किए जाने, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो। तो इसमें जो इनिशियल बजट है उसका जो इनिशियल बजट आउट है वो 100 करोड़ रुपीस की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देगा। Who has been appointed as an honorary member in the general division of the Order of Australia? Order of Australia के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अमित दास गुप्ता। तो आपको जानना चाहिए, अमित दास गुप्ता, इन्हें जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऑनररी मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सर्विसेज दी हैं। आपको बता दें, जो ये ऑस्ट्रेलियन ऑनर होता है
ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड सर्विस। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे ऑनर दिए जाते हैं, पर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे अलग होता है। Which pilgrimage center aims to become a net zero carbon emission tourist destination by 2041? किस तीर्थ स्थल का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मथुरा वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन जो कि वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स है, इसने अपना एम बनाया है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी 2041 तक। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टारगेट रखा है कि 2041 तक ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। और ऐसा कब बनेगा? पूरे ब्रज रीजन में जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज़ किए जा सकेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। Which financial institution will fund SmartCam Technologies Limited's farm efficiency initiative through a $30 million loan facility? कौन सा वित्तीय संस्थान 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के माध्यम से SmartCam Technologies Limited की कृषि दक्षता पहल को निधि देगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको जानना चाहिए SmartCam Technologies लिमिटेड जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन की, इन्होंने कहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इनकी जो फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव है उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, 30 मिलियन डॉलर की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा 5 साल के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का फर्स्ट एग्री बिजनेस ब्लू लोन है जो भारत में दिया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही संबंधित एक और न्यूज़ है कि इन्होंने महाराष्ट्र में जो की इकोनॉमिक एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए 350 मिलियन डॉलर अप्रूव कर दिए हैं। Who has been appointed as the interim managing director of Gensar Technologies Limited? Gensar Technologies Limited के अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अनंत गोयनका। तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने अनंत गोयनका को अपना इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है अजय भूतोरिया के बदले। विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है रशिया। तो आपको जानना चाहिए कि वोर्टेक्सा ने जो डेटा प्रोवाइड कराया है उसके हिसाब से रशिया ने इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और अक्टूबर 2022 में टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है भारत का। तो रशिया ने यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 9,65,556 बैरल्स पर डे का क्रूड ऑयल भारत को सप्लाई किया है जो कि हाईएस्ट एवर है। और टोटल जो इंडिया का क्रूड इंपोर्ट है उसमें 22% की वेटेज रखता है इराक और सऊदी अरब से आगे। Which state hosted the first edition of the Toku Emong bird count between November 4 to 7? किस राज्य ने 4 से 7 नवंबर के बीच तोकू इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड है। तो नागालैंड ने फर्स्ट एडिशन होस्ट किया है किसका? तोकू एमोंग बर्ड काउंट का 4 से 7 नवंबर के बीच में। तो राज्य में जो ये बर्ड हैं इनकी काउंट का ये एक प्रोग्राम रहा है। और किस मौके पर हुआ? जो लोथा नागाज द्वारा जो फेस्टिवल मनाया जाता है तोकू एमोंग पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसके मौके पर किसके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया गया? वोखा फॉरेस्ट डिवीजन, डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इन सब के साथ मिलकर। बाकी नागालैंड के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। काफ़ी सुंदर देश, काफ़ी सुंदर राज्य है ये। Which of the following has topped the Employee Provident Fund Organization coverage chart? निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कवरेज चार्ट में शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दिल्ली। अच्छा, वो मैंने नागालैंड का इसलिए कहा क्योंकि कई सारी ऐसी धारणा बन जाती है कि नागालैंड में तो ये खाते हैं वो खाते हैं। ऐसा नहीं है। नागालैंड में मेरे को शौक है ये टूरिस्ट वीडियोस देखने का, जो टूरिज्म से संबंधित होती है, राज्यों की अलग अलग घूमते हैं ना ट्रैवलर। तो नागालैंड की मैंने देखी, कई सारी देखी, तब बहुत सुंदर राज्य है। यहाँ पर जो जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है लोगों की, जो लोकल हैं बहुत हेल्प करते हैं।
और जबकि हम अगर यहाँ पर देखें नॉर्थ में तो अलग ही दिमाग में कुछ चलता है कि पता नहीं वहाँ का ऐसा है सीन, वैसा है नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर राज्य हैं ये लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कवरेज चार्ट? निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कवरेज चार्ट में शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कवरेज की, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा ईपीएफओ की जो सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा है उसके तहत आता है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहली पोजीशन पर दिल्ली है, उसके बाद फिर गोवा है। तो दिल्ली में जो वर्किंग पॉपुलेशन है 61.5% वर्किंग पॉपुलेशन वो ईपीएफओ की सोशल सिक्योरिटी एम्बिट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अच्छा, दूसरे पर गोवा है, तीसरे पर हरियाणा है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है। अच्छा, और इसमें सबसे लोवेस्ट बॉटम पे कौन है? त्रिपुरा एंड आसाम। इसमें ये बताया गया है कि ईपीएफओ कवरेज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 ऑफ 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 26 में से 15 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो ईपीएफओ कवरेज है वो नेशनल एवरेज 13.5% से भी नीचे है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन कवर्ड बाय ईपीएफओ की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु है। Which of the following has become the second Indian city after Pune to issue a municipal bond? निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पुणे के बाद दूसरा भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी वडोदरा है। तो आपको जानना चाहिए यूएस एम्बेसी एंड यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल्स, साथ ही वडोदरा सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने वडोदरा का फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू किया है। और वडोदरा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बॉन्ड इशू किया गया है। आपको बता दें वडोदरा सेकंड इंडियन सिटी है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस के साथ मिलकर। इससे पहले 2017 में पुणे भी इस तरह का बॉन्ड इशू कर चुका है। विच बैंक हैज़ रिवाइज्ड इट्स क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक टू 14 to 16% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को संशोधित कर 14 से 16% कर दिया है? और इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, एसबीआई। तो देखिए आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को 14 to 16% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर कर दिया है। करंट फाइनेंशियल ईयर के 14 से 16% कर दिया है क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को। इससे पहले इन्होंने 11 से 12% किया हुआ था। आपको बता दें जो एसबीआई है, आप सभी जानते हैं एसबीआई इज़ द बेलवेदर ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ इन द बैंकिंग सिस्टम विच इज़ करंटली 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अच्छा, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, आप इसमें एक टर्म देख रहे हैं बेलवेदर। बेलवेदर का मतलब होता है जो लीड कर रहा होता है, एक ग्रुप को लीड जो कर रहा होता है। तो एसबीआई एक लीडर है क्रेडिट ग्रोथ की, अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम में, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मैंने सब लिखा है, ये लाइन लिखी है बेलवेदर, ठीक है। तो ये शब्द भी आप मार्क कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको इंग्लिश के इस तरह के शब्द मिले उनको मार्क करते चलें ताकि जीएस और इंग्लिश साथ साथ आपकी चलती रहे। कहाँ से आए? अच्छा, आपने देखा होगा कि कई सारे जो भेड़ होती हैं वो चलती हैं, जो सबसे आगे चल रही होती है उसके बैल टंगी रहती है उसके नेक पर, तो उसको बोलते हैं बेलवेदर। सबसे जो लीड कर रही है, जो नेतृत्व कर रही है, सबसे आगे इसके बैल बंधी हुई है नेक में, उसको बोलते हैं बेलवेदर। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन टोक्यो जापान? टोक्यो जापान में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, 16। तो आपको जानना चाहिए BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये टोक्यो जापान में हुई। भारत ने 16 मेडल जीते हैं, 12 ब्रोंज, 2 सिल्वर और 2 गोल्ड। तो प्रमोद भगत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने कंपैट्रियट यानी कि अपने ही देश के नीतीश कुमार को हराया, इसका मतलब नीतीश कुमार ने सिल्वर जीता होगा। और मनीषा रामदास, इन्होंने भी गोल्ड मेडल इसमें जीता है। सूर्य कुमार यादव became the first Indian player to score 1000 T20 international runs in a calendar year. He is only the second player after which cricketer
in T20 history to score 1000 runs in a calendar year? सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। वह T20 इतिहास में किस क्रिकेटर के बाद एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद रिजवान। तो स्टार इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं एक कैलेंडर ईयर में। और ये जो अचीवमेंट है इन्हें मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इन्होंने सुपर 12 स्टेज का मैच खेला मेलबर्न में तब। आपको बता दें 28 इनिंग्स में सूर्य कुमार यादव के नाम 1026 रन हैं 44.60 के एवरेज के साथ। एक सेंचुरी है, 9 हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई है। 186 का स्ट्राइक रेट रहा है। आपको बता दें सूर्य कुमार इज ओनली द सेकंड प्लेयर इन द T20 हिस्ट्री टू स्कोर 1000 रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक साल में 1000 रन्स स्कोर करने वाले T20 में सेकंड प्लेयर हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान इन्होंने 1326 रन बनाए थे 2021 में। तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान ने कारनामा किया था और अब किया है सूर्य कुमार यादव ने। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। मोपा एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? आंसर इज गोवा। इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी? हरियाणा। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2022 ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप एट कायरो इजिप्ट? आंसर इज 34। चाइना ने टॉप किया है। अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी वेयर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर has been installed is in which state? Maharashtra. Transactions through the unified payment interface platform crossed rupees 12.11 lakh crore milestone in October with 730 crore transactions. The 8th edition of the World Green Economy Summit under the theme of climate action leadership through collaboration, the roadmap to net zero was held in which country? Answer is UAE. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक ओपनड इन इन्फेंट प्रोटेक्शन डेज ऑब्जर्व ऑन विच डे? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डेज ऑब्जर्व ऑन विच डे? एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच IIT कैन नाउ प्रोड्यूस न्यू जनरेशन सुपर एब्रेसिव टूल्स? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विच एजेंसी हैज स्टॉप्ड ग्रीवेंस रिट्रेसल इंडेक्स published by Department of Administrative Reforms and Public Grievances for the month of October 2022, third month in a row? Which round of India Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement held in Seoul? तो इन सातों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।